आयशा, राहुल और लेखा पठानी भेस लेकर कराची पोर्ट पहुंचे। जहाज वहां से जाने के लिए तैयार था। तीनों फुर्ती से जहाज में बैठने के लिए बढ़े, लेकिन जहाज में दो आदमी आई कार्ड चेक कर रहे थे। लेकिन जहाज में जो आदमी आई कार्ड चेक कर रहा था, उसने उन लोगों को गेट पर ही रोक दिया और कहा, आप लोग अपने अपने आई कार्ड दिखाइए। उसके आई कार्ड मांगते ही राहुल थोड़ी सोच में पड़ गया। उसने आदमी से कहा, अरे भाईजान, अल्ताफ भाई ने तो हमें कोई भी आई कार्ड नहीं दिए। आदमी ने कहा, हाँ तो तुम लोग जहाज में नहीं बैठ सकते। जहाज धीरे धीरे वहां से निकल रहा था। राहुल जहाज को निकलते हुए देखकर सोच रहा था, अगर आज ये जहाज निकल गया तो हमें इजिप्ट पहुंचने में और परेशानी होगी। कैसे भी करके मास्टर से पहले हमें वहां पहुंचना ही होगा। तभी आयशा उस आदमी की तरफ बढ़ी और थोड़ी प्यार भरी आवाज में कहा, अरे जनाब, हमें जाने दीजिए ना। बताया तो आपके अल्ताफ भाई ने हमें यहाँ पर भेजा है। हमने उनको बहुत पैसे भी दिए। अर्जेंट में वो हमें आई कार्ड्स नहीं दे पाए। उन्हें पता लगा आपने हमें बैठने नहीं दिया तो वो आप पर गुस्सा करेंगे। आदमी ने कहा, रुको मैं अल्ताफ से फोन करके पूछ लेता हूँ। लेकिन उस आदमी को क्या पता कि अल्ताफ तो कहीं गहरी नींद में पड़ा हुआ था। आदमी ने फोन लगाया, लेकिन अल्ताफ ने अपना फोन नहीं उठाया। राहुल ने अपनी जेब से बचे हुए कुछ पैसे निकाले और उस आदमी के हाथ में देते हुए कहा, भाई साहब, आप ये पैसे रख लो, लेकिन हमें इस जहाज में जाने दो। वो क्या है कि मेरी बेगम की अम्मी पिछले साल वहां पर गई थी, लेकिन वो अब तक वापस नहीं लौटी हैं। हम उन्हें ही ढूंढने जा रहे हैं। देखिए, जहाज निकल रहा है। अगर आप हमारे लिए ना सही, लेकिन अम्मी के लिए तो हमें जाने दीजिए। उस आदमी ने कुछ देर तक सोचकर कहा, ठीक है, अम्मी के लिए तुम लोगों को जाने दे रहे हैं। जाओ जल्दी बैठो जहाज में। राहुल ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। जहाज पोर्ट से निकल चुका था। राहुल और आयशा ने लेखा का एक एक हाथ पकड़ा और एक लंबी छलांग लगाकर जहाज में कूद गए। ये देखकर वो आदमी हैरान रह गया कि ये लोग इतनी लंबी छलांग कैसे लगा सकते हैं। आदमी ने ये देखकर किसी को फोन लगाया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ बोलिए। आदमी ने कहा, जहाज में अभी एक आदमी और दो औरत पहुंचे हैं, उन पर नजर रखना, वो लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, आप बेफिक्र रहो भाईजान, वो लोग मेरे सामने ही आ रहे हैं, मैं उन पर नजर रखूंगा। इतना बोलकर उस आदमी ने अपना फोन काट दिया। जहाज में जो आदमी था उसने राहुल से कहा, हाँ यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? वहीं से नीचे वाले कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाओ और जब तक हम ना बोले तब तक वहां से बाहर मत निकलना। आदमी ने अपने एक लड़के से कहा, जुनैद, इन लोगों को कंपार्टमेंट तक छोड़कर आ। जिस जहाज से राहुल, लेखा और आयशा इजिप्ट जा रहे थे, उसमें बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए थे। लेखा ने पहली बार ऐसा कुछ देखा। उसे जहाज में थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए उसने कस के राहुल का हाथ पकड़ा हुआ। ये देखकर आयशा के दिल में तूफान उठ रहा था, लेकिन वो खुद को कैसे संभाल रही थी ये उसे ही पता था। जुनैद ने उनसे कहा, अरे खड़े क्या हो, अंदर चलो। आगे नेवी वालों का जहाज भी मिलेगा। उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो तुम लोग हम लोगों को खतरे में डाल दोगे, इसलिए मेरे पीछे पीछे आओ। राहुल, लेखा और आयशा उसके पीछे पीछे जाने लगे। जिस कंपार्टमेंट में उन्हें जाना था वहां पर लोहे की सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए लगी हुई थी। आयशा तेजी से सीढ़ियों के नीचे उतर गई, लेकिन लेखा पहली बार ऐसी सीढ़ियों को देख रही थी। उसने धीमी आवाज में राहुल से कहा, मुझे ये सीढ़ियां उतरनी नहीं आती। राहुल ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरा हाथ पकड़कर तुम सीढ़ियों से नीचे उतरो। राहुल ने लेखा का हाथ पकड़ा और पहले खुद उन सीढ़ियों पर पैर रखा और धीरे धीरे लेखा का हाथ पकड़कर उसे भी नीचे उतारा। जुनैद ने कहा, ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी आओ। सीढ़ी उतरकर वो लोग जुनैद के साथ कंपार्टमेंट में पहुंचे तो देखा वहां पर एक छोटे से कमरे जैसी जगह में 100-150 लोग संघड़ कर बैठे हुए थे। लेखा को आज ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बार फिर जमीन के अंदर वापस रहने आ गई। जुनैद ने उनसे कहा, इन्हीं लोगों के बीच में बैठ जाओ। हम लोगों को इजिप्ट पहुंचाने में अभी 11 दिन का वक्त लगेगा, इसलिए तुम लोगों को 11 दिन बाद ही यहाँ से बाहर निकलने मिलेगा। वहां सबसे पीछे की तरफ टॉयलेट है। राहुल ने कहा, ठीक है। इतना बोलकर जुनैद वहां से चला गया। राहुल ने वहां बैठे हुए एक आदमी से कहा, भाई साहब, आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे क्या? उस आदमी के खिसकने के बाद राहुल, लेखा और आयशा भी वहां पर जगह देखकर बैठ गए।
आयशा ने अपने बुर्के से ढके चेहरे से कपड़ा हटाया तो राहुल ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल समझ गया था कि आयशा की आंखों में आंसू किस वजह से थे। लेखा भी अपने चेहरे से कपड़ा उठा चुकी थी। वो दोनों आयशा को देख रहे थे। यहाँ मास्टर ने माया का गला पकड़कर उसे हवा में लटका कर रखा था। उसने माया के हाथ से पत्थर छीन कर कहा, मैंने कहा था ना, तुम भले ही मेरे रास्ते पर चल लो लेकिन मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। ये पत्थर मास्टर के अलावा कोई भी नहीं रख सकता। मास्टर ने माया का गला छोड़ दिया और माया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पे गिरते ही उसकी चीख निकल पड़ी। माया जोर जोर की गहरी सांसें ले रही थी। मास्टर से लड़ते हुए वो काफी थक चुकी थी और कुछ देर पहले मास्टर के गला पकड़ने की वजह से उसकी सांसें भी अटक चुकी थी। मास्टर जोर जोर से अपनी शैतानी हंसी से हंस रहा था। पूरा जंगल उसकी हंसी से गूंज रहा था। मास्टर उस पत्थर को गौर से देख रहा था जिसे उसने माया से छीना था। उसे देखते हुए मास्टर बोल रहा था, कितने दिनों बाद तुम मेरे पास आई हो, मैं ही हूं तुम्हारा असली मालिक। माया हिम्मत करके उठ खड़ी हुई और उसने देखा कि मास्टर का ध्यान अभी पत्थर में था। माया ने मास्टर से बचकर वहां से भागना ही ठीक समझा और जंगल में अंदर की तरफ भागने लगी। माया को भागता हुआ देखकर मास्टर ने कहा, ओह डार्लिंग, तुम कब तक मुझसे बचकर भागोगी? तुम मुझसे तेज कभी नहीं भाग पाओगी। इतना बोलकर मास्टर हंसते हुए वहां से हवा में गायब हो गया। तभी माया ने पीछे मुड़कर देखा तो मास्टर अब वहां पर नहीं था जहां वो कुछ देर पहले खड़ा हुआ था। माया को लगा मास्टर वहां से चला गया। वो वहां से आगे की तरफ भागने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा वो हैरान रह गई क्योंकि मास्टर उसके सामने खड़ा हुआ था। मास्टर ने उससे कहा, माया माया माया, कब तक भागोगी? अब तो रुक जाओ, मैं ही हूं अब सब कुछ। माया फिर उससे बचकर दूसरी तरफ भागी। मास्टर फिर वहां से गायब होकर माया के पास पहुंच गया। माया जहां जहां भाग रही थी मास्टर उसके सामने पहुंच जाता। माया को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहां पर जाए। भागते हुए माया उस जंगल में एक बड़े से वाटरफॉल के पास पहुंची। वहां से आगे भागने के लिए माया के सामने रास्ता नहीं था। उस वाटरफॉल का पानी काफी गहराई में नीचे की तरफ गिर रहा था। माया ने पीछे मुड़कर देखा तो मास्टर उसके पीछे ही खड़ा हुआ था और बोल रहा था, अब क्या करोगी माया? भागने से कोई फायदा नहीं, मेरी शरण में आकर मेरी गुलाम बन जा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन माया जानती थी मास्टर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने बिना कुछ सोचे उस झरने का पानी जहां पर गिर रहा था उस गहरी खाई में छलांग लगा दी। झरना काफी गहरा था। माया सीधा झरने के पानी में समा गई। मास्टर ये देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बेवकूफ औरत, तुझे क्या लगता है मास्टर तुझे इतनी आसानी से छोड़ देगा? इतना बोलकर मास्टर ने भी उस झरने में छलांग लगा दी और वो भी झरने की गहराइयों में चला गया। लेकिन गहराइयों में तो कोई और भी था। वो थी आयशा, जो जहाज में बैठे हुए राहुल और अपने पुराने दिनों के ख्यालों में डूबी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी कि किस तरह से वो और राहुल एक साथ कॉलेज जाते थे, किस तरह से उनकी पहली मुलाकात हुई थी और राहुल ने सिर्फ उसके साथ रहने का वादा किया था। आयशा के आंसू राहुल से नहीं देखे जा रहे थे। भले उसके दिल में अब लेखा के लिए प्यार था, लेकिन आयशा के लिए उसके दिल में इज्जत अभी भी थी। उसने आयशा के आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी आयशा ने उसे अपने हाथ से दिखाकर रोका और कहा, राहुल, मैं तुमसे पहले भी बोल चुकी हूं कि अब तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तुम्हारा प्यार वहां पर बैठा हुआ है, तुम उसके साथ बैठो, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। आयशा ने ये बात थोड़ी तेज आवाज में कह दी थी, इसलिए वहां बैठे सभी लोग राहुल और आयशा की तरफ देखने लगे। राहुल ने थोड़ा सा हंसते हुए उन लोगों से कहा, अरे भाई साहब, आप लोग तो जानते ही हो दो बेगमों को मनाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ी सी गुस्सा हो गई है, लेकिन मान जाएगी। वो फिर से आपस में बातें करने लगे। राहुल ने धीमी आवाज में आयशा से कहा, आयशा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे रो रो कर तुम खुद को परेशान मत करो। अभी 11 दिन हमें इस जहाज में मिलकर निकालने हैं। खाने पीने का पता नहीं कब क्या मिलेगा। ऐसे रोते रहोगी तो
कमजोर पड़ जाओगी। वैसे भी तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। आयशा ने कहा, अब तुम मेरे बारे में कुछ ना ही सोचो तो बेहतर होगा। राहुल ने कहा, ठीक है, तो अब हम ये बात कर लें कि इजिप्ट जाकर हम उन पत्थरों को कैसे ढूंढेंगे। आयशा ने अपने आंसू पोंछा। राहुल से कहा, हाँ, वैसे भी मुझे बहुत जल्द तुम दोनों से पीछा छुड़ाना है। बताओ मुझे, तुम्हारी आंखों के सामने जो नजारा आया था उसमें तुमने क्या देखा था। राहुल ने कहा, वहां मुझे कुछ पिरामिड दिखाई दिए थे। उनमें से एक पिरामिड के नीचे एक कमरा जैसा था। वहां पर कुछ ममियां थी जो निकल कर बाहर आ रही थी, और फिर मैंने देखा कि लेखा की माँ, जिनके हाथों में वो दोनों पत्थर थे। आयशा ने कुछ देर तक सोचकर कहा, लेकिन लेखा की माँ का उन पत्थरों से क्या कनेक्शन हो सकता है। राहुल ने कहा, वो सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन पत्थरों को पाने के लिए उन पिरामिड्स में घुसना होगा। आयशा ने कहा, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि शायद वो चलती फिरती मम्मी वहां उन पत्थरों की रक्षा कर रही है। हमें वहां से उन पत्थरों को निकालना उतना आसान नहीं होगा। लेखा राहुल और आयशा की बातें सुन रही थी। उसने कहा, लेकिन वहां मास्टर भी होगा, हमें उससे भी तो लड़ना होगा। आयशा ने कहा, वो हमें पता है। सबसे पहले हमें पिरामिड्स में जो गार्ड्स तैनात होंगे उन्हें चकमा देकर अंदर घुसना होगा। वैसे भी वहां इतने सारे पिरामिड्स हैं, तुमने किस पिरामिड में उन पत्थरों को देखा था। राहुल ने कहा, एक त्रिकोण आकार का जिसके आजू बाजू बहुत सारी मम्मी बनी हुई थी। आयशा ने कहा, ठीक है, तुम लेखा के साथ मिलकर वहां के गार्ड्स को संभालना। तब तक मैं पिरामिड के अंदर एंटर करूंगी और उसके बाद गार्ड्स को चकमा देकर तुम भी वहां पर आ जाना। राहुल ने कहा, नहीं, हम सभी एक साथ पिरामिड में एंटर करेंगे, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो गार्ड्स को जल्दी हैंडल कर पाएंगे, और हमें नहीं पता कि पिरामिड के अंदर कौन सी नई मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होगी। इसलिए पूरी तैयारी के साथ हमें वहां पहुंचना होगा। ये तीनों तो जहाज में बैठ चुके थे, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी अभी भी उन्हें ढूंढ रही थी। तभी उनके कुछ सैनिक वहां पर पहुंचे जहां पर राहुल ने उन पुलिस वालों को मार दिया था। आर्मी के सैनिकों ने अपने हेड ऑफिसर्स को वायरलेस करके इसकी जानकारी दी। कुछ देर बाद आर्मी हेड और कुछ सैनिक पाकिस्तान पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पर रफीक कुछ और पुलिस वालों के साथ कहीं जा रहा था। जब राहुल से वो अपनी जान बचाकर भागा था तो वो फिर से पुलिस स्टेशन गया। पुलिस वाले वहां से अपनी और फोर्स लेकर राहुल को पकड़ने के लिए जा रहे थे। तभी आर्मी वहां पर पहुंची थी। उनके हेड ने पुलिस वालों से कहा, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग वहां से भाग चुके हैं। मुझे तो लगता है कि वो लोग ये देश भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारी आर्मी के सैनिक हर जगह पर तैनात थे, लेकिन वो लोग हमारे सैनिकों को कहीं भी नजर नहीं आए। आर्मी हेड ने रफीक का कॉलर पकड़कर कहा, तुम ऐसे ही किसी को भी अपना घर रहने के लिए दे देते हो, ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो लोग कौन है। रफीक ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे नहीं पता था कि वो लोग टेररिस्ट निकलेंगे। तभी आर्मी ऑफिसर के वायरलेस में आवाज आती, जनाब, हमें अभी अभी खबर मिली है कि वो तीनों एक जहाज में छिपकर इजिप्ट के लिए निकल चुके हैं। 11 दिनों के इस सफर में राहुल, लेखा और आयशा की जिंदगी क्या मोड़ लेगी। क्या मास्टर माया को ढूंढकर जान से मार देगा। जानने के लिए सुनिए नरकदूत का अगला एपिसोड।